नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 6 मार्च 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हम चर्चा करेंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। कितने कथन सत्य हैं यह हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सत्य कथन पता करने हैं। पहले कथन को देखते हैं। भारत के पास दुनिया में 34 सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले स्थान पर चीन है, उसके बाद दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आ जाता है, तीसरे स्थान पर वर्तमान में ब्राज़ील की स्थिति है और चौथे स्थान पर अगर हम देखें तो भारत है। इस अनुसार अगर हम देखें तो पहला कथन हमारा सत्य है। दूसरा, भारत 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, ये कथन 2050 के लिए नहीं है, भारत ने 2070 के लिए लक्ष्य रखा है, तो दूसरा कथन यहाँ पर असत्य है। तीसरा, भारत ने 2022 में अपने INDC यानी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी भारत के द्वारा जो भी कार्बन उत्सर्जन में गिरावट लाई जाएगी उसके संदर्भ में जो स्थितियां हैं, उसके जो लक्ष्य हैं वो भारत ने पिछले वर्ष परिवर्तित किए हैं। भारत के द्वारा 2022 में जो लक्ष्य परिवर्तन किया गया है वो 2 हैं। प्रमुख रूप से ये है कि जब हम बात करते हैं GDP के माध्यम से जो कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता है, उसमें हम 2005 के स्तर से 33 से 35% की गिरावट 2030 तक करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे थे। अब हमने इसको बढ़ाकर एक तरह से कर दिया है 45%, यानी GDP में कार्बन उत्सर्जन की जो तीव्रता है उसमें 2005 के स्तर में हम 45% की गिरावट 2030 तक लाएंगे। और दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा भारत में कुल ऊर्जा का जो साधन है वो 40% तक बनेगा 2030 तक। ये पुराना लक्ष्य था। अब भारत सरकार ने इसको 2030 के लिए बढ़ाकर 50% कर दिया है, क्योंकि आप ध्यान रखें वर्तमान में भारत में जितना बिजली उत्पादन हो रहा है उसका लगभग 42% या उससे कुछ ज़्यादा ही नवीकरणीय ऊर्जा से आ रहा है। तो 40% का लक्ष्य हमने काफ़ी पहले प्राप्त कर लिया है, इसीलिए हमने इसको बढ़ाकर 50% किया है। तो तीसरा कथन यहाँ पर आपका सत्य है। चौथा, COP26 के दौरान भारत द्वारा लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान प्रस्तावित किया गया था। अगर हम लाइफ कैंपेन की बात करें तो भारत ने इसको पिछले वर्ष 2022 में शुरू किया है, लेकिन इसके बारे में जो प्रस्ताव है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2021 में COP26 की जो बैठक है आयोजित की जा रही थी वहाँ पर किया गया था, और ये बैठक COP26 की आयोजित की गई थी ग्लासगो में। तो इसीलिए चौथा कथन भी सत्य है। पहला, तीसरा और चौथा कथन सत्य है, दूसरा असत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है सी, केवल 3 कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से यह है कि भारत में अगर हम देखें तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और G20 की अध्यक्षता में भारत इन प्रयासों को और बढ़ाएगा। ऐसा भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा कहा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत चौथे स्थान पर है। सौर ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है उसमें हम 5वें स्थान पर हैं। और पिछले 9 वर्ष में अगर हम देखें तो भारत में सौर ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है उसमें 23 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। साथ साथ अगर हम 8.5 वर्षों का एक अंतराल देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कुल मिलाकर 396% की वृद्धि हुई है। तो ये सब आंकड़े दिखा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत के जो भी लक्ष्य हैं उनको लेकर हम लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश काला सागर को घेरे हुए हैं? तो यह हमारा मैप से संबंधित प्रश्न है और आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है तो काला सागर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। काला सागर के चारों ओर अगर हम देशों की बात करें जो इसकी सीमा पर एक तरह से हैं, तो पहला रूस है, उसके बाद यूक्रेन है, साथ साथ यहाँ पर रोमानिया, बल्गारिया, तुर्की और जॉर्जिया शामिल हैं। ये देश हैं जो काला सागर के चारों ओर एक तरह से सीमा बनाते हैं। मैप के आधार पर अगर हम देखें तो आर्मेनिया इसमें शामिल नहीं होता है, यानी टर्की, रूस, जॉर्जिया 1, 2, 4। तो हमारा उत्तर हो जाता है बी। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार यह है कि जब से रूस और यूक्रेन का विवाद शुरू हुआ है, यूक्रेन के जो बंदरगाह हैं वहाँ से अगर हम देखें तो जो भी एक तरह से अनाज का प्रमुख रूप से निर्यात है उसकी स्थिति को एक तरह से बनाया गया है। और इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ये प्रमुख रूप से काम करता है। तो ये जो समझौता किया गया है जो रूस और यूक्रेन के बीच में है, इसमें अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ और तुर्की एक तरह से मध्यस्थ की तरह काम कर रहे थे और प्रमुख रूप से यूक्रेन का जो ओडेसा बंदरगाह है वहाँ के माध्यम से जो भी अनाज यूक्रेन से निर्यात किया जाता है वो एक तरह से आगे बढ़ रहा है।
और इसकी जो अंतिम समय सीमा है वो आगामी मार्च 18 को समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर तुर्की का कहना है कि वो यूक्रेन के साथ में काला सागर के माध्यम से जो भी एक तरह से अनाज को बाहर निर्यात किया जा रहा है, इस डील को एक्सटेंड करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर रूस का कहना है कि उसे भी एक तरह से कुछ छूट मिलनी चाहिए। खास तौर से अगर हम कृषि उत्पाद की बात करें या प्रमुख रूप से अगर हम बात करें जो भी अलग अलग प्रकार के उर्वरक हैं जो रूस के द्वारा बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है, तो उनके संदर्भ में स्थितियों को वह सुधारना चाहता है। खास तौर से पश्चिमी देशों के जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उसमें भुगतान को लेकर, लॉजिस्टिक को लेकर या इंश्योरेंस को लेकर जो छूट है वो मिलनी चाहिए। अगर मिलेगी तो अनाज के संदर्भ में ये जो निर्यात का समझौता है इसको एक तरह से रूस आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से साथ में आएगा। तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। अर्थशास्त्र में देखे जाने वाले शब्द संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है। जब भी हम संरचनात्मक परिवर्तन की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन आता है। जैसे अगर हम 1991 के बाद आर्थिक सुधारों में देखें तो भारत में जो सेवा क्षेत्र है उसकी जो स्थिति है वो बहुत तेजी से बढ़ी। तो ये एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन था। लेकिन अगर हम पिछले 8-10 साल के अंतर में देखें तो माना यह जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे उनकी जो संख्या है वो एक तरह से अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। प्रमुख रूप से जो हमारा विनिर्माण यानी हमारे जो फैक्ट्री उत्पादन की स्थिति है, खास तौर से जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, तो विनिर्माण में कृषि में जो अतिरिक्त लोग लगे हैं, क्योंकि आप ध्यान रखें कृषि में आवश्यकता से ज़्यादा लोग कार्य करते हैं जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो ये अतिरिक्त लोगों को विनिर्माण में प्रमुख रूप से जो रोजगार की स्थितियां हैं वो एक तरह से बढ़ी हैं। जब हम संरचनात्मक परिवर्तन की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि जो निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं, जैसे अगर हम कृषि की बात करें तो यहाँ पर आप देखें मूल्यवर्धन बहुत अधिक नहीं होता है। अब ये अलग बात है कि भारत में हम प्रमुख रूप से खाद्य प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं तो वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो वो अब एक तरह से मूल्यवर्धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन कृषि में जो भी आपकी लागत है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से लाभ के रूप में बढ़कर नहीं आती है। जबकि अगर हम फैक्ट्री उत्पादन की बात करें तो जो आप लागत लगाते हैं उससे लाभ कई गुना ज़्यादा रहता है। यानी यहाँ पर मूल्यवर्धन या जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो तुलनात्मक रूप में ज़्यादा है। तो इस रूप में निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों की ओर जो श्रम है उसका एक तरह से स्थानांतरण देखा जा रहा है। तो यही प्रमुख रूप से संरचनात्मक परिवर्तन को भी कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र में दर्शाता है। तो इस आधार पर हमारा उत्तर है ए। संरचनात्मक परिवर्तन के संदर्भ में हमने जो प्रश्न पूछा है उसका प्रमुख रूप से आधार ये है कि यहाँ पर दो एक तरह से डाटा है वो जारी किए गए हैं और ये डाटा NSSO साथ साथ अगर हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की बात करें तो उनके द्वारा जारी किया गया है। आंकड़े में प्रमुख रूप से ये कहा गया है कि अगर हम लेबर फोर्स की बात करें तो उनकी जो भागीदारी है वो प्रमुख रूप से अगर हम देखें कृषि क्षेत्र में उसमें एक गिरावट देखी गई है। अगर हम 20-21 के आंकड़े की तुलना प्रमुख रूप से 21-22 से करें तो ये 46.5 से घटकर 45.5 हो गया है। वैसे आप ध्यान रखें 2018-19 से अगर हम देखें 2020-21 इन प्रमुख रूप से वर्षों के बीच में ये आंकड़ा बढ़ा है, यानी कृषि में काम करने वाला जो लेबर फोर्स है वो बढ़ा था और ये कारण प्रमुख रूप से कोविड-19 का एक प्रभाव माना गया। तो 42.5 से आप देखें बढ़कर ये 46.5 पहुंच गया, लेकिन अब इसमें गिरावट देखी जा रही है। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से लोग पुनः एक तरह से विनिर्माण या फैक्ट्री उत्पादन उन क्षेत्रों में काम करने के लिए जा रहे हैं। तो आंकड़ा ये भी दिखा रहा है कि 2004-05 से 2011-12 के बीच में अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र से जो श्रमिक हटे थे उनका अनुपात तेजी से गिरा था सबसे ज़्यादा। आप देखें 58% से गिरकर आया 48। तो ये सबसे तेज एक तरह से गिरावट कृषि क्षेत्र से मजदूरों का या श्रमिकों का विनिर्माण या फैक्ट्री उत्पादन में जाना उसके संदर्भ में था। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं या हैं। पहला, हिंदू विकास दर शब्द सी रंगराजन द्वारा गढ़ा गया था। इसका उपयोग 1950 से 80 के दशक के बीच भारत की विकास दर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। देखिए, जब हम हिंदू विकास दर की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि इसके संदर्भ में जो बातें हैं वो भारत में 1950 से 1980 का जो दशक था वहाँ पर जो विकास दर थी वो लगभग 4% के जो आसपास रहती थी, उसको संदर्भित करने के लिए बोला गया था। और ये जो शब्द है इसे भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण के द्वारा प्रमुख रूप से बताया गया था 1978 में। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि इसे सी रंगराजन के द्वारा बताया गया था तो गलत है पहला। लेकिन दूसरा सही है कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है, जो जीडीपी विकास दर है, वो जो कम थी 1950 से 80 के दशक के बीच में, उसके लिए इस शब्द का उपयोग किया गया।
यानी केवल दूसरा कथन सत्य है, तो हमारा उत्तर है बी, केवल 2 यहाँ पर सत्य है। और हिंदू रेट के संदर्भ में प्रश्न पूछने का प्रमुख रूप से आधार ये है कि भारत के आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत में जो जीडीपी के तीसरे तिमाही के आंकड़े आए हैं, यानी अगर हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 की बात करें, यानी अगर हम बात करते हैं 22-23 वित्तीय वर्ष के संदर्भ में, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये लगातार एक गिरावट की स्थिति है। क्योंकि अगर हम अप्रैल, मई, जून 2022 में देखें तो ये 13.2% था, और अगर हम जुलाई, अगस्त, सितंबर में देखें तो घटकर 6.3%, और अब हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करें तीसरी तिमाही, तो ये घटकर 4.4%। तो ये जो गिरावट है ये कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी विकास दर है इसको हिंदू रेट की तरफ न ले जाए, इसके संदर्भ में आशंका रघुराम राजन के द्वारा व्यक्त की गई है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यह है। पहला, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्तरण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो पहला कथन सत्य है। ऋग्वेद काल में जो भी योद्धा थे वो अलग अलग प्रकार के जो कवच है शरीर के अलग अलग अंगों की सुरक्षा के लिए धारण करते थे, ऐसे प्रमाण है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे प्रमाण नहीं है। दूसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को तांबे और लोहे का ज्ञान था। आप ध्यान रखें, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान के संदर्भ में स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी, तो इस आधार पर दूसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाता है। तीसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आप ध्यान रखें, अगर हम घोड़े की बात करें तो वहां पर सुरकोद्दा में जरूर प्रमुख रूप से इसके कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इसके साक्ष्य वहां पर नहीं है। इस आधार पर अगर हम देखें तो तीसरा कथन यहाँ पर आपका सत्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ये बिंदु ध्यान रखें, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अलग अलग जो हड्डियां हैं उनके अवशेष जरूर मिले हैं, लेकिन पूर्ण रूप में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जो उसको प्रमाणित कर पाए। इस आधार पर तीसरा कथन यहाँ पर आपका सत्य है। 1 और 3 यानी उत्तर है हमारा सी, केवल 1 और 3 सत्य है। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं, और आज का तथ्य है एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्र अभ्यास जिसे कैटलेस एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, और 2023 में आयोजित हो रहा है, तो इसको हम कैटलेस एक्सप्रेस 23 के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है इसमें आप देखें तो भारत के द्वारा भाग लिया जा रहा है। इसका आयोजन CMF के द्वारा किया जाता है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के द्वारा, और इसमें अगर हम देखें तो भारत का जो जलयान भाग ले रहा है INS त्रिकंद, इसने 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 के बीच में अगर हम खाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, यानी अगर हम फारस की खाड़ी के क्षेत्रों की बात करते हैं, तो वहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास या कैटलेस एक्सप्रेस 2023 आयोजित किया गया था उसमें उसने भाग लिया। इस अभ्यास का प्रमुख रूप से उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ाया जाए, समुद्री मार्ग व्यापारिक स्थितियों के लिए सुरक्षित रहे। ये समुद्री अभ्यास प्रमुख रूप से इसी दिशा में एक तरह से प्रयास करता है। आप ध्यान रखें, भारतीय नौसेना ये पहली बार है कि इसमें भाग ले रही है, लेकिन दूसरा अवसर है जब CMF यानी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की तरफ से आयोजित नौसैनिक अभ्यास में वो भाग ले रही है। इसके पहले पिछले 22 नवंबर को INS त्रिकंद ने ही CMF की तरफ से ऑपरेशन सी स्वॉर्ड 2 जो आयोजित किया गया था नौसैनिक अभ्यास, उसमें भाग लिया था। तो भारतीय नौसेना जब इस तरह के अभ्यासों में भाग लेती है तो कई अलग अलग नौसेनाओं के साथ में मिलकर काम करने का एक अनुभव मिलता है, और इस आधार पर आप देखें वाणिज्यिक क्षेत्र जो भी समुद्री मार्ग के हैं वहाँ पर सुरक्षा बनाने में भारतीय नौसेना का रोल बढ़ता है, और हम अपने समुद्री मार्गों को भी खास तौर से जो इंडियन ओशियन रिम का क्षेत्र है, जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, वहां पर प्रमुख रूप से सुरक्षित कर पाते हैं। इस एक्सरसाइज को प्रमुख रूप से US नेवल फोर्सेस अफ्रीका यानी NAVF के द्वारा एक तरह से संचालित किया जाता है, और प्रायोजित करने का काम US अफ्रीका कमांड यानी अफ्रीकॉम के द्वारा किया जाता है। कैटलेस एक्सप्रेस 2023 की अगर हम बात करें तो इसमें अफ्रीका, US और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय भागीदार हैं वो प्रमुख रूप से भाग लेते हैं। इस एक्सरसाइज का प्रमुख रूप से जिबूती, कीनिया और मॉरिशस के क्षेत्रों में एक तरह से अलग अलग तटीय भागों में और समुद्री ट्रेनिंग के रूप में आयोजन किया जाएगा। कोशिश ये है कि अफ्रीका का जो पूर्वी तटीय भाग है, जो हिंद महासागर का एक तरह से पश्चिमी भाग है, वहां पर प्रमुख रूप से इसको मजबूत किया जाए। अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक तरह से यह अभ्यास करने का उद्देश्य ये है कि जो सोमालिया का एक तरह से लगता हुआ तट है वो काफ़ी खतरनाक माना जाता है, और वहां पर बड़े पैमाने पर जो जहाज है उनको हाईजैक किया जाता है।
तो वो सुरक्षित हो पाए, इसके लिए प्रमुख रूप से ये जो 2023 का अभ्यास है ये प्रयास कर रहा है। इसमें अगर हम देखें तो 15 देशों के द्वारा भाग लिया जाएगा, जिसमें कनाडा, कोमोरोस, जिबूती, फ्रांस, जॉर्जिया, ग्रीस, जापान, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, तंजानिया, यूएसए और यूके एक तरह से शामिल हैं। यहाँ पर जब हमने चर्चा करी तो बार बार एक संगठन का नाम आ रहा है, CMF यानी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। तो ये विश्व का अगर हम देखें तो बहुराष्ट्रीय सबसे बड़ा संगठन है जो नौसैनिक आधार पर एक तरह से भागीदारी करता है। इसमें वर्तमान में 34 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और कोशिश ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद की स्थितियां हैं, खासतौर से समुद्री मार्ग का उपयोग करने में, उनको एक तरह से रोका जाए। तो शुरुआत में 12 देश इसमें शामिल हुए। वर्तमान में अगर हम देखें तो 34वां देश इसमें 2021 में शामिल हुआ था। इस आधार पर कुल सदस्यता वर्तमान में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की है 34। इसका मुख्यालय आप ध्यान रखें बहरीन में, मनामा में है, जहां पर अमेरिका की जो नौसेना है उसका सेंट्रल कमांड भी है। मनामा में ही आप देखें अमेरिका की नौसेना का जो सबसे शक्तिशाली बेड़ा है US 5th फ्लीट, वो भी एक तरह से स्थित है। इस कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के द्वारा आप देखें 4 अलग अलग कंबाइंड टास्क फोर्स संचालित किए जाते हैं। CTF 150 यानी प्रमुख रूप से ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर का जो क्षेत्र, वहां पर सुरक्षा के लिए ये कंबाइंड टास्क फोर्स 150 काम करता है। CTF 151 के द्वारा प्रमुख रूप से समुद्री लुटेरों की जो स्थितियां हैं उनको एक तरह से रोकने का प्रयास किया जाता है। अगर हम CTF 152 की बात करें तो यह अरेबियन गल्फ यानी प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो ये जो फारस की खाड़ी है, यहाँ पर एक तरह से समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करता है व्यापारिक स्थितियों के लिए। और CTF 153 की बात करें तो ये लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन, इसके संदर्भ में सुरक्षा एक तरह से सुनिश्चित करता है। यानी अगर हम एक तरह से रेड सी की बात करें और गल्फ ऑफ अदन की बात करें तो ये क्षेत्र प्रमुख रूप से यहाँ पर शामिल किया जाता है अगर हम CTF 153 की बात करें। तो इसके माध्यम से समुद्री जो मार्ग है वहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, जिससे कि जो समुद्री मार्ग है उनका व्यापारिक रूप में बेहतर उपयोग किया जा सके। आज के दैनिक क्विज को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी की अलग अलग जो पहल है उन्हें आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।